जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी 7 यूनिट जो हिंदी कहानी विधा से संबंधित यूनिट है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रीवियस के 2 क्लासेज में आपने बंग महिला दुलाई वाली और साथ में चंद्रदेव से मेरी बातें यानी राजेंद्र बाला घोष की ये 2 कहानियाँ आपने पढ़ी। और आज जो हमारा पाठ्यक्रम के अनुसार ये तीसरा कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी ये माधवराव सप्रे कृत कहानी है। उनके द्वारा ये कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित किया गया। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होनी चाहिए। एक आदर्शवादी कहानी के तौर पे था, क्योंकि कहानियाँ तो बहुत लिखी गई और विभिन्न विद्वानों में मतभेद भी है। जब हम कहानी की विकास यात्रा करवाएंगे तो आप उसमें देखिएगा कि कहानियों को लेके बहुत ही मतभेद है लोगों में, तो यही है। लेकिन देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि ठीक है, इसे हमें हिंदी की प्रथम कहानी माननी चाहिए। तो इसके लेखक जो माधवराव सप्रे हैं, जिनका जन्म 19 जून 1871 से लेके समय इनका निधन का 1926 रहा है। पथरिया दामोह मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक, संपादक, एक तरीके से कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड इंसान। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के गांव पेटरा से छत्तीसगढ़ मित्र नाम का एक मासिक पत्रिका निकाला था। ये पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष तक ही चला। इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का भी अनुवाद किया। इनकी देखिए कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हमारे सामाजिक हास्य के कुछ कारणों का विचार, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य कुछ बातें, स्वदेशी आंदोलन और बायकाट, माधवराव सप्रे की कहानियाँ। तो माधवराव सप्रे की कहानियाँ करके संपादक इसके खुद जो है देवी प्रसाद वर्मा ही हैं। ये माधवराव सप्रे की कहानियाँ करके इन्होंने छापा थे। और इनके अलावा हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका, इसका संपादन भी किया गया था। तो ये तो छत्तीसगढ़ मित्र का किया था। इनके अलावा जो है माधवराव सप्रे ने हिंदी केसरी करके पत्रिका थी, उसका भी संपादन किया था। इनके एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन जो छत्तीसगढ़ मित्र में 1901 में हुआ। इस कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में भी शुरू होती है। वहाँ पे भी मिलता है। 1901 में तो प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में सारिका पत्र में भी आया। और बहुत सारे विद्वानों ने इसको माना भी कि ये पहली कहानी होनी चाहिए कई रूपों में। माधवराव सप्रे की जीवन संघर्ष, उनकी साहित्य साधना, हिंदी पत्रकारिता के विकास, उनके योगदान, उनकी सामाजिक चिंतन, राजनीतिक सक्रियता को याद करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी उनके संदर्भ में कर्मवीर में 11 सितंबर 1926 में जो है एक बात लिखते हैं कि पिछले 25 वर्षों तक, यानी चतुर्वेदी जी स्वयं कहते हैं कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ बने रहे। साहित्य में, समाज में, राजनीति की संस्थाओं में उन्होंने जो सहायता की, राष्ट्रीय तेज भरने वाला प्रदेश के गांव में घूम घूम कर अपनी कलम की राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन लिखने वाला, धर्म में धंस कर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाला तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनाकर अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो स्वयं सप्रे जी थे। तो ये उनके संदर्भ में कहा गया है। ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, इसका प्रतिपाद्य है जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापसी करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा। हालांकि इसको आदर्श का रूप दे दिया गया है, लेकिन ये समाज की सच्ची, एक तरीके से कि समाज का यथार्थ है, सच्चाई है ये समाज की। सप्रे जी की कुछ अनमोल कथन है कि जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है ना। कभी भी आप एजुकेट हो जाओ, वेल एजुकेट हो जाओ, बट आपके अंदर स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई, ऐसा कहना किसका है? सप्रे जी का। वो कहते हैं कि मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को होना चाहिए। तो हमें भी अपनी हिंदी पे स्वाभिमान होना ही चाहिए, गर्व होना चाहिए, है ना।
कोई मराठी है, तमिल है, फिर भी वो हिंदी में इतना अपना योगदान दे रहे हैं, तो हम हिंदी भाषी होने के नाते और हमारी मातृभाषा भी हिंदी, तो हम फिर उस पर गर्व क्यों ना करें। ये जो कहानी है बहुत ही छोटी और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ आदर्शवादी कहानी है। आज की यथार्थ धरातल से जुड़ी कहानी है कि कैसे कहानी में दिखाया गया कि गरीब का लोग शोषण करते हैं। यानी एक महल है, महल में जो व्यक्ति रह रहा है हो सकता है वो अकेले ही हो, लेकिन उससे ये नहीं देखा जाता है कि जो नीचे अगर आप देखो कि झोपड़ी में कोई बुढ़िया रह रही है, उसका उससे कितना लगाव हो सकता है। उसको बहिष्कृत कर निकाल कर अपने हाथों को बड़ा करना, ये क्या न्यायोचित है। तो इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है और एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन कैसे करवाया जाता है वो भी दिखाया गया है। तो शुरुआत में आप जो प्रेमचंद जी की कहानियाँ सुनते हैं तो वो ज़्यादातर ये होता है कि पहले तो सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन लास्ट में ये होता है कि सब कुछ अच्छा हो जाता, आदर्शवाद की कहानियों में उसको आरूढ़ कर देते हैं। तो कुछ यही हुआ शुरुआत में। तो यथार्थ धरातल पे आज भी बहुत शोषण हो रहा है लोगों का, तो उसी चीज़ को दिखाया गया, लेकिन लास्ट में ये दिखाया गया कि कैसे वो जमींदार जो है उसका हृदय परिवर्तन उस बुढ़िया की बात से हो जाता है। इस कहानी के बारे में डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा इन्होंने बताया डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर सत्यकाम कहते हैं कि एक तरीके से इसके प्रतीकात्मक कहानी के रूप में इसे देखते हैं और कहते हैं कि ऊपरी तौर पर ये तो एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है। ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जमींदार ने जुल्म किया है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, जिस ज़मीन पर रह रहे हो, कल को आए कोई कहे कि यहाँ से निकल जाइए, तो आपने देखा होगा कि बहुत से रईस आदमी होते, लेकिन जहाँ पे वो रहते हैं जिस मिट्टी से उन्हें लगाव हो जाता है वो छोड़ने का मन नहीं होता है। तो दरअसल ये कहानी तो जुल्म की कहानी तो है, लेकिन साथ ही साथ असल में अपनी मातृभूमि से इंसान को लगाव कितना होता है, अगर आप उसको निष्कासित कर देते हैं तो उसकी दुखद स्थिति की कहानी को वर्णित करता है। कहानी में मुख्य पात्र में दो ही हैं। बुजुर्ग विधवा अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, यानी एक वृद्ध महिला है और उनके पुत्र और बहू दोनों ही नहीं हैं, मौत हो चुकी है, और एकमात्र उनकी पोती है और वो पोती अपनी दादी के साथ रहती है, तो यानी एक दूसरे के वो जीने के सहारे हैं। दूसरा जमींदार है, बहुत ही दम्भी अहंकारी व्यक्ति, बाद में टोकरी भर मिट्टी ना उठा पाने पर अहंकार को तिरोहित हो जाते हैं। और गौड़पात में बुजुर्ग विधवा की पोती है और जमींदार का एक वकील भी आता है। विशेष यह है कि विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा इसमें दिखाया गया है, शोषण का चित्रण। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन की है, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश दिया गया है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन कैसे होता है वो इस कहानी में बखूबी दिखाया गया है। लचर कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है कैसे वो गरीबों का, शोषितों का नहीं सुनती है। मानवता का संदेश दिया गया है कहानी के माध्यम से। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त होती है। इसमें वर्ग भेद में गरीब बुजुर्ग महिला और अमीर जमींदार कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। कहानी का सारांश देखिए तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आएगा। ये कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण ही करते आए हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है, जमींदार का हृदय परिवर्तन कर देता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा को जो झोपड़ी होती है वह वापस कर देता है। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी, यानी जैसे बड़ा सा महल हो और महल के नीचे कोई झोपड़ी हो, तो ऐसे ही था। जमींदार का महल था, उसी के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई कि हम उतना बड़ा अपना महल करेंगे। अब रास्ते में कांटा के रूप में वो जो बुढ़िया थी उनकी झोपड़ी आ रही थी, तो जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि तुम अपनी जो है झोपड़ी उसको हटा लो वहाँ से और कहीं पे जाके बस जाओ। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम क्यों होता है। जब हमारा कोई स्नेहिल वहीं पे रहा हो और उसी मिट्टी में मिल गया हो तो एक अलग सा जुड़ाव होता है। और उस वृद्ध महिला को एक पोती के अलावा था ही कौन, उस मिट्टी में उसके पति और इकलौते पुत्र भी उसी मिट्टी में मिले हुए थे। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी।
जब कभी भी उसे अपने पहले की स्थिति याद आ जाती तब वो हमारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना कि वो अपना हाथा बढ़ाना चाहते हैं, तब से वो बहुत चिंतित हो गई। उससे जैसा मतलब होता नहीं कि बहुत चिंता घेर लिया तो मृत समान हो गई हो। वो झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वो वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था जैसे मृतक जैसी हो गई, पर वह झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी, बहुत दूर नहीं गई। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहे थे। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहता है, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसी लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो एक नहीं मानती। यानी जो बच्ची थी वो जो है अपनी दादी की बात नहीं मान रही, मतलब बहुत निराश हो गई है। जहाँ पे वो रहती थी वहाँ से वो छोड़ दिए तो वो कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं मैं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का मैं चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ये कहने से भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मैं मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दिया। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगा। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गया था जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाएंगी? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। अनाथ विधवा का यह कथन बहुत सहज है पर तत्कालीन समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह ही करती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथानक आपको बहुत ही सरल सहज लगा होगा, लेकिन कितना बड़ा संदेश जो है लेखक ने यहाँ पे दे दिया। यथार्थ है, ये कड़वी सच्चाई है समाज की। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाड़ी भी दिया गया है। मनुष्य को अपनी जरूरतों से अधिक लालसा होने लगा है आज के समय में, जिसे वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं और नहीं ये समझते कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेखक ने इसे बड़ी ही कुशलता से इस छोटे से कथानक को बहुत ही प्रभावी ढंग से यहाँ पे पेश किया है। तो इस तरीके से जो है बाद में ये आदर्शवाद में परिणित होता है, क्योंकि फिर वो जो है उसको छोड़ देता है। तो किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक, अब देखिए यहाँ पे प्रमुख उद्धरण जो आ सकते हैं आपके वो मतलब पेपर में, जैसे किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस तक बढ़ाना हुआ तो उनकी इच्छा हुई तो उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया। पतोहू भी एक 5 वर्ष की, तो ये कभी पूछ सकते कि कितनी वर्ष की कन्या थी, 5 वर्ष की कन्या भी चल पड़ी थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। तो ये किसके बारे में कहा गया है? झोपड़ी में। और इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी से आया हुआ है? बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली। अब देखिए यहाँ पे जो वो वकील को हायर करता है कि कैसे जो है उस ज़मीन को जो है ये ले ले। तो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया था। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहाँ से निकाल दिया। तो यही होता है कि गरीब जो शोषित होते हैं उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, सब पैसे के सुनने वाले होते। तो कानून व्यवस्था कैसे ताक पर चढ़ जाती है इसका भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है वर्णन किया है इन्होंने। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वो एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं मैं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह जो है सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर अगर मिट्टी लेकर जाऊंगी तो उसी का चूल्हा बनाकर वो रोटी पकाऊंगी तो खाएगी। इससे भरोसा है कि कम से कम जो उनकी पोती है वो खाना तो खा लेगी। तो ये कहना किसका है? तो वो जो वृद्ध महिला है उनका। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और वहां जाते उसे पुरानी बातों का स्मरण हो गया और अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू भर आया। तो ये किस कहानी के बारे में है? तो ये भी कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी में वो जो वृद्ध महिला है वही कहती है।
यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज़ ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं। तो ये बहुत बड़ा समझिए कि ये जैसे होता नहीं कि गाल पे कोई तमाचा मार दे, तो ये आँख खोलने वाली बात थी कि विधवा ने जब ये कहा कि महाराज नाराज़ ना हो, आपसे एक टोकरी भर अगर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोपड़ी में मैंने तो हज़ारों टोकरियाँ जो है छोड़ के गई हूँ, और उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा पाएंगे, नहीं कैसे उठा पाएंगे, आप ही इस पर विचार कीजिए। यही था सबसे बड़ी बात जिससे उसको इसने कहानी ने सोच में डाल दिया। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो कभी कभी ये होता है कि हम लड़ झगड़ कर कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसको कह देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव छोड़ता है। तो वृद्ध महिला द्वारा जो जमींदार को इस तरीके से कहा गया कि सही बात है, आप किसी का हक मार के सोचिए कि जन्म भर हम बहुत खुश रह सकते हैं, तो ये कहाँ कहना है। आप यहाँ तो न्याय कर सकते हैं, यहाँ अन्याय कर सकते हैं, पर ऊपर से तो आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से फिर वो चीज़ें जस्टिफाई हो जाती हैं। तो देखिए हमारे हिंदी साहित्यकारों ने हमें कितने अच्छे आदर्श यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं कि ऐसी कहानियों को पढ़ते वक्त कम से कम अगर आपके मन में ऐसे कुछ बहुत ही गलत कार्य आ रहे हैं या किसी के प्रति स्नेह नहीं जागृत हो रहा है, मानवता आपका तिरोहित हो चुका है, तो कम से कम ऐसी कहानियों को पढ़ते आपका जो हृदय हो सहृदय में परिवर्तित हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों से आपको सीख भी मिलती होगी। बाकी आपकी अब पाठ्यक्रम में लगाए तो आपको निसंदेह रूप से पढ़ना है, और इसी तरीके से चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के संदर्भ में भी मैंने बहुत सारे कंटेंट को यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराया है। और बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियोज़ को शेयर करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। और टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।